हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीलिम्स एम्पलीफायर ऑन गार्गी क्लासेस। आज अपना एपिसोड नंबर 7 रहेगा। मई मंथ के करंट अफेयर बेस्ड रिवीजन को अपन एमसीक्यूज़ के थ्रू अपन रिवाइज करते हैं, ठीक है। और मई 2020 का ये अपना 7th एपिसोड रहेगा। ये अपनी जो सीरीज़ है ये 2 डेज़ बेस्ड रहती है, मतलब 2 दिन के करंट अफेयर्स को अपन एक साथ रिवाइज करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो अपने फ्रीडम फाइटर थे, उनसे रिलेटेड आपको ये स्टेटमेंट देखने हैं और आप डायरेक्टिव वर्ड सबसे पहले देखा करो कि क्या डायरेक्टिव वर्ड है, ठीक है। उसको देखने के बाद एक एक स्टेटमेंट को आप केयरफुली रीड आउट करो। फर्स्ट, इन 1905 ही फॉर्म्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, पहला स्टेटमेंट ये देखना आपको। दूसरा है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सिट इन रॉयल कमीशन, जिसका नाम था द वेलबी कमीशन। वेलबी कमीशन में बैठने वाले ये फर्स्ट इंडियन थे जो किसी भी रॉयल कमीशन के मेंबर बने। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है और किसके रिगार्डिंग सोचना है, गोपाल कृष्ण गोखले के रिगार्डिंग ये अपने को बात करनी है। तो आपने सोच लिया होगा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी। बट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ये फर्स्ट इंडियन नहीं थे। फर्स्ट इंडियन जो रॉयल कमीशन में बैठे वो थे दादा भाई नेरोजी। कौन थे? दादा भाई नेरोजी, द ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया। मतलब नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, दादा भाई नेरोजी बैठे थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर इज ए। अब आपको मैं गोपाल कृष्ण गोखले के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, तो आप केयरफुली प्लीज़ सुनिए। गोपाल कृष्ण गोखले अब मतलब इंडियन हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नाम बार बार आता रहता है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था 1889 का सेशन। कौन सा? 1889 का सेशन इन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे अगर अपन बात करें, अगर 1889 की बात है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए अगर जाए तो JLN जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 को, ठीक है। तो उसी साल में इन्होंने ज्वाइन किया था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर इसके बाद में इनका जो मेन जो फंडा था वो ये था काम करने का कि कॉन्स्टिट्यूशनल वेज के अंदर अपने को फ्रीडम गेन करनी चाहिए, ना कि कोई एक्सट्रीमिज़म काम करे। जैसे कि लाल पाल बाल जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करने की बात की। पर गोपाल कृष्ण गोखले हमेशा इसी फेवर में थे कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को यूज़ करके ही अपन फ्रीडम गेन करें तो वो पीसफुल रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले ने डेक्कन सभा भी स्टैब्लिश की थी महादेव गोविंद रानाडे के पेट्रोनिज में। महादेव MG रानाडे, ठीक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले के मेंटर थे। तो उनके कहने पे डेक्कन सभा 1896 में भी स्टैब्लिश की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो दो चीज़ों से, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से एसोसिएट हो गए और दूसरा डेक्कन सभा से भी एसोसिएट हो गए, ठीक है। फिर आपके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं आगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, इनको गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे, ठीक है। कि गांधी जी जितना भी कुछ उन्होंने सीखा, कैसे पॉलिटिक्स में किस तरीके से इंडिया में अपने को डील करना है, वो सारा का सारा इन्होंने, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी से ही सीखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा दादा भाई नेरोजी, तीसरे मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा मैडम बीकाजी कामा। इनमें से आप आंसर चूज कीजिए, जिसका आंसर है दादा भाई नेरोजी। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बताई थी कि, एक सेकंड, ठीक है, तो इसका आंसर है दादा भाई नेरोजी। तो बेसिकली अगर दादा भाई नेरोजी के बारे में अगर अपन बात करें कि पार्लियामेंट में फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए, तो इनसे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इनको बोलते थे द ग्रैंड ओल्ड मैन। मैंने बोलता ग्रैंड फादर नहीं, ग्रैंड फादर तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है,
किसको बोलते थे? दादा भाई नौरोजी को। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द फर्स्ट इंडियन टू सिट ऑन द रॉयल कमीशन। अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था अपना, वेलबी कमीशन में बैठने वाले पहले इंडियन रॉयल कमीशन में, तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को मैंने स्प्लिट करके आपको समझाने की कोशिश की है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, ड्रेन थ्योरी कि इंडियन पैसे को कैसे ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे लेके जा रहे हैं और भारत को कंगाल करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो डायरेक्टिव स्टेटमेंट अपने को सबसे पहले नोट डाउन करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 1905 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ उसको हेड किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। दूसरा, स्प्लिट इन कांग्रेस जो कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में स्प्लिट हुआ था वो इसी सेशन में हुआ था 1905 के अंदर ही। तो अपने को स्टेटमेंट ढूंढना है रॉन्ग, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट को देखो। 1905 में जो सेशन हुआ था वो बनारस सेशन हुआ था और उसके हेड रास बिहारी घोष नहीं, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और ये जो रास बिहारी घोष ने जो कांग्रेस का सेशन हेड किया था जिसमें ये स्प्लिट हुआ था वो था 1907 का सूरत सेशन। कौन सा था? सूरत सेशन। तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए? गलत। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन। हल्दी घाटी का जो बैटल था वो किस किस के बीच लड़ा गया? फर्स्ट, मुगल्स और लोदीज के बीच में। सेकंड, ब्रिटिशर्स और मुगल्स के बीच में। थर्ड, राणा प्रताप एंड अकबर के बीच में। फोर्थ, राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो आप बताइए ये बैटल किस किस के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है सी। एक तरफ थे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ थे अकबर का जो रिप्रेजेंटेटिव था मान सिंह ऑफ आमेर। आमेर का जो मान सिंह था वो दोनों आमने सामने थे। ठीक है, इनके बीच में हल्दी घाटी बैटल लड़ा गया जिसमें क्लियरली ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी कि कौन जीता, पर हाँ डोमिनेंस मान सिंह की रही थी क्योंकि वहाँ से महाराणा प्रताप एस्केप कर गए थे, भाग चुके थे। ठीक है, तो इस वजह से वो ट्रैप नहीं कर पाए। बट इस टाइम पे इस बैटल में जो फाइट हुई थी वो मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार लड़ाई रही थी। ठीक है, इसमें मान सिंह को बताया गया था कि ये जीते हैं, पर रियलिटी क्या थी कि मान सिंह वहाँ से राणा प्रताप एस्केप कर गए थे। फिर इन्होंने एक अलग जगह, गोगुंदा नाम की जगह है, वहाँ पर अपना खुद का पूरा स्टैब्लिशमेंट दोबारा से किया, नई कैपिटल चावंड करके बनाई और वहाँ पर पे अपना एक तरीके से पूरा कोर्ट स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में एक और बैटल हुआ 1982 में, जब अकबर ईस्ट वाले रीजन में, बंगाल वाले रीजन के अंदर बिजी हो गया था और वहाँ पर बहुत कुछ लॉस कर चुका था। तो उन परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने रिवाइवल किया और 1982 में दिवेर का बैटल हुआ, बैटल ऑफ दिवेर, और उसके अंदर राणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को बहुत बुरे तरीके से हराया था। ठीक है, तो बेसिकली अपन बात करें हल्दी घाटी बैटल, तो यह राणा प्रताप और अकबर के बीच में ये हुआ था 1576 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ये रिसेंटली रिलीज़ किया गया। किसने किया? नीति आयोग ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, या NSSO ने की है जो मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो बताइए इसका आंसर सही क्या है? इसका आंसर है डी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये आते हैं, जिसके अंदर एनुअली हर साल मतलब 6 महीने से तो सर्वे होता है, फिर उसके बाद में हर साल का एक बुलेटिन आता है जिसमें क्या तो बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, ठीक है, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो इस तरीके की ये माइन्यूट डिटेल्स डिक्लेयर की जाती है स्टेट वाइज, रीजन वाइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वही एसआरएस की बात कर रहे हैं, बुलेटिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने हैं अपने को, जो अभी जो लेटेस्ट डेटा जो आया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपने को अपडेट रहने की ज़रूरत है। फर्स्ट, बिहार हैज़ द हाइएस्ट डेथ रेट वाइल दिल्ली हैज़ द लोवेस्ट डेथ रेट। एक तो ये स्टेटमेंट देखना अपने को, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, डायरेक्टिव आपने देख लिया होगा। दूसरा, मध्य प्रदेश हैज़ द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी इन कंट्री वाइल नागालैंड हैज़ द बेस्ट। तो आपको सोच के बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हाफ राइट है, दिल्ली के अंदर लोवेस्ट डेथ रेट है, जबकि हाईएस्ट डेथ रेट जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 का डेटा आया है जो अभी आया है लेटेस्ट, छत्तीसगढ़ के अंदर। जबकि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जिसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है जबकि नागालैंड में सबसे कम। तो इसलिए इस हिसाब से स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग कर दूं आपको। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जो अभी रिलीज़ हुआ है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और 2018 का जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अगर फाइंडिंग्स देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, तो वो कुछ ऐसे हैं कि बिहार, ठीक है, जो कि 26.2 पर 1000 बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है। 1000 के ऊपर एक साल में 26.2 जने जन्म लेते हैं बिहार में, जबकि सबसे कम ये बर्थ रेट कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में, जो कि 11.2 पर 1000 है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट डेथ रेट है जबकि दिल्ली में लोवेस्ट डेथ रेट है। मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे बुरे हाल है, लगभग 48 पर 1000 है। ठीक है, 48 जने 1000, मतलब 48 बच्चे 1000 बच्चों की काउंटिंग पे डेथ होती है मध्य प्रदेश के अंदर। और उसी के अगेंस्ट में नागालैंड में देखें तो केवल 4 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 1000 पर 1000 पे। ओके, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन ने डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल एंड फाइंड राइट स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में अपने को स्टेटमेंट देखने हैं और सही स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडर द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल अ कंपनी इन अ हैजार्डस इंडस्ट्री कैन नॉट क्लेम एनी एग्जम्पशन। जब किसी इंडस्ट्री में कोई भी अगर हैजार्डस इंडस्ट्री है और उसके अंदर कोई समस्या हो जाए तो वो कंपनी कोई एग्जम्पशन, कोई छूट नहीं मिलेगी। क्या ये है इसका मतलब? दूसरा, इसमें अगर कोई भी रिस्क हो जाती है या डिजास्टर हैपन हो, मतलब अकर हो जाती है, तो उस कंडीशन में मैंडेटरी पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का रूल होता है। किसमें? एब्सोल्यूट, मतलब आपके यहाँ पे कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई ब्लास्ट हो गया, गैस लीकेज हो गई या कुछ भी वजह से, तो उस केस के अंदर अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल होगा तो क्या वहाँ पर मैंडेटरी पेमेंट आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, चाहे आपके यहाँ पर किसी चीज़ को नेग्लिजेंस में लिया गया है या नहीं लिया गया, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या ऐसा है इसमें? पोज करके आप सोचिए। देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब अपने एक्सट्रीम वर्ड्स को तो वैसे ही हाईलाइट करना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में अगर आपकी गलती हो या ना हो तो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्यूट तभी हुई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखना है कि कंपनी को कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको कंपनसेशन डेफिनेटली देना ही पड़ेगा, तो ये हो जाती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। अब इसके ऑपोजिट अगर अपन देखें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर एब्सोल्यूट से थोड़ा सा अपने को रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें ये बोला जाता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंपनसेशन जो भी दिया जाता है वो डैमेज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि डैमेज कितना हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर तो क्या था, कंपनी की खुद की क्या कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जबकि डैमेज के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है तो हो जाएगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, अभी बेसिकली क्या हुआ, गोपालपट्टनम करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे स्टायरीन करके एक गैस लीकेज हो गई, उसकी वजह से 11 जनों से ज़्यादा की डेथ हो गई और बहुत जने अनकॉन्शियस हो गए। तो इस वजह से ये अभी लाइबिलिटी वाला सिस्टम न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला है
ये कौन से आर्टिकल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वाला है क्या? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर आएगा? आर्टिकल 14 दो बार लिख दिया, सॉरी, इसको आप हटा सकते हो, अगेन आर्टिकल 14 हटा दो इसको, ठीक है। फिर आर्टिकल 43, इसकी जगह चलो कंसिडर कर लो आर्टिकल 17। अब बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ है उसके अंडर में आता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। मतलब कैसे भी करके लोगों की ज़िंदगी बचनी चाहिए, पहले तो हैजार्डस कंपनसेशन दो और फिर उसके बाद में हैजार्डस के बाद में भी अगर वो काम करने लायक नहीं है तो उनको कंपनसेशन और दो, मतलब उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करो। और ये चीज़ किसके अंडर आती है? आर्टिकल 21। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किस में आ गया? आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखने हैं कि ये जो कुछ रीजन्स हैं उनका क्या पीओके से बॉर्डर शेयर होता है। फर्स्ट, वकान कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान। दूसरा, सिंजियांग प्रोविंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। थर्ड, खैबर पख्तूनख्वा ऑफ पाकिस्तान। या फिर ये सारे। देखिए ये स्टेटमेंट तीनों सही हैं, इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जिसके अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला सिस्टम है, मतलब बाल्टिस्तान वाला रीजन है, वो भी कंसिडर्ड है। तो इस तरीके से देखें तो इस रीजन से अफ़गानिस्तान वाला वाका कॉरिडोर भी कनेक्टेड है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आ जाता है। जिनजियांग प्रोविंस जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, वो नॉर्थ वाले रीजन में वहाँ कनेक्टेड है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान ये वेस्ट में है, जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो आप पढ़ते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो वाला रीजन प्लस में पंजाब का कुछ पार्ट वो आ जाता है। इस तरीके से ये सारे, और ईस्ट की तरफ देखोगे तो पीओके के इंडिया वाला जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, जो अपना जम्मू कश्मीर है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और अपने को बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो और गलत बताओ। स्मॉल पॉक्स इज एन इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये एक इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है। दूसरा, इट इज़ कंटेंजियस। कंटेंजियस का मतलब बता रहे हैं कि इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैल सकती है। तो अपने को इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं वायरस से होती है। किससे होता है ये? वायरस से। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ कंटेंजियस। कंटेंजियस का मतलब ही यही होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाए इसका। तो दूसरा स्टेटमेंट राइट, ढूंढना का अपना क्या अपने को रॉन्ग, तो रॉन्ग इसका 1 मतलब आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक डायरेक्टिव वर्ड्स को, एक एक चीज़ों को अपने को माइन्यूटली देखना होता है। तो बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स है वो वायरल इन्फेक्शन है, जिसका मेन कारण क्या है? एक तो वेरियोला मेजर और एक वेरियोला माइनर, इन दो वायरसेस की वजह से ये होता है। वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर, इनकी वजह से स्मॉल पॉक्स होती है। और ये कंटेंजियस डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है, जिसमें स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, फीवर हो जाता है। ठीक है, और मोर्टेलिटी इसकी बहुत ज़्यादा रहती थी, 30% के लगभग। 1970s के अंदर इसको लगभग इरेडिकेट कर दिया गया था। और अभी नेचुरल कोई केस आ नहीं रहा है। ठीक है, नेचुरल का मतलब अपने आप से कहीं हो या किसी की वजह से हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अपने को ये देखना है कि जितने भी एनिमल्स के ग्रुप हैं इधर दिए हुए 4 ऑप्शंस में, इनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाला ग्रुप कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखो, मालाबार सीवेट, धोले। सेकंड स्टेटमेंट, एलोंगेटेड टॉर्टोइज, घड़ियाल। थर्ड स्टेटमेंट, रेड पांडा एंड एलोंगेटेड टॉर्टोइज। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेड पांडा एंड धोले। तो अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है इसका। देखो इसमें एक एक चीज़ देखते हैं। धोले ये एंडेंजर्ड में है, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये गलत। रेड पांडा ये भी एंडेंजर्ड में है। ऐसे ही रेड पांडा और धोले दोनों के दोनों एंडेंजर्ड में, तो ये हट जाएंगे। तो बचा क्या? और ऑप्शन बी, एलोंगेटेड टॉर्टोइज और घड़ियाल, ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एलोंगेटेड टॉर्टोइज को शोला टॉर्टोइज भी बोलते हैं। शोला टॉर्टोइज, इनकी गर्दन बहुत लंबी होती है और इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका
नाम क्या पड़ गया, एलोंगेटेड टॉर्टोइज, शोला टॉर्टोइज भी बोल दिया जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स की बात करें तो मैं आपको थोड़ा नाम बता देता हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। पिग्मी होग, अंडमान वाइट टूथ श्रू, जेंकिंस अंडमान स्पाइनी श्रू, निकोबार वाइट टेल्ड श्रू, ठीक है, कोंडाना रेट, इस तरीके से मालाबार सीवेट, सुमात्रन राइनोसीरस। क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर अपन रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर घड़ियाल, ठीक है, रिवर टेरेपिन जो मैंने कल परसों अपनी आई थी सुंदरबन वाले टर्म्स के अंदर, वहाँ पर भी आई थी, ठीक है, मालाबार सीवेट, ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर कंसिडर होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट पेयर। मैचिंग करनी है और करेक्ट पेयर को फाइंड आउट करना है अपने को। एक पहला है कि नाकुला, ये क्या अरुणाचल प्रदेश में है। पेंगोंग शो, क्या ये लद्दाख में है जो कि यूनियन टेरिटरी बन गई। और काला पानी, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट पेयर अपने को चूज़ करना है। तो इसमें एक एक देखो आप। नाकुला, नाकुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये सिक्किम में है, पहली बात। पेंगोंग शो लद्दाख यूटी, बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है। काला पानी हिमाचल प्रदेश, नो, ये उत्तराखंड में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है, केवल 2, ओनली 2, आंसर इज ए। नाकुला और जो पेंगोंग शो है ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है वो देखी गई हैं इन रीजन्स के अंदर। और काला पानी इसलिए है कि अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड बनाई है कैलाश मानसरोवर यात्रा को ईजी बनाने के लिए, काला पानी होती हुई, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से होती हुई पिथौरागढ़ उत्तराखंड, उधर से होती हुई, तो इसलिए न्यूज़ में थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, पेंगोंग शो जो कि लद्दाख यूटी में है, नाकुला सिक्किम में है, काला पानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिशा, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है। क्या ये कोई टेस्ट किट है जो मलेरिया के लिए बनाया गया है, या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो कि जी इम्यूनोग्लोब्यूलिन एक एंटीबॉडी होती है, उसके लिए टेस्ट किट डेवलप किया है, या फिर ये कोविड-19 टेस्ट किट है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डेवलप किया है, या फिर बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर राइट। सोच के बताइए इसका आंसर क्या है। देखो इसका आंसर है डी। ये एक टेस्ट किट है कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ब्रांच, कौन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, जो पुणे बेस्ड वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसने डेवलप किया है। NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने, ठीक है, उन्होंने ये डेवलप किया है और इसका नाम दिया है कोविड कवच एलिशा। क्या नाम दिया है, कोविड कवच एलिशा, ठीक है, ये डेवलप किया गया है। और इसका काम क्या है, ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगी, और वो एंटीबॉडी का नाम क्या है, एंटीबॉडी का नाम है IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड नेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अपने को बताना है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ये स्मॉल आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस। सोच के बताइए, और अपने को बताना है ईस्ट टू वेस्ट। सोचिए, देखो इसकी लोकेशन मैं एक एक की बताता हूँ। कोमोरोस, ये बिल्कुल वेस्ट में है। फिर आता है मेडागास्कर, कोमोरोस, फिर मेडागास्कर, फिर आ जाता है आपका यहाँ पे सेशेल्स, थोड़ा सा नॉर्थ में, यह है मेडागास्कर, ये सेशेल्स, और फिर यहाँ पे मॉरिशस। तो मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस। तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस कौन से लेवल पे आ रहा है, इट्स 1, सेशेल्स 2, मेडागास्कर 3 और कोमोरोस 4। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। इस तरीके से आपको मैपिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, मैपिंग के लिए अलग से क्लासेस में डाल दूंगा, जिसके अंदर पूरी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट और एक एक रिवर्स से रिलेटेड तो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी प्लेलिस्ट जो है मैं उसको शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो थोड़ा बहुत रिवर्स से रिलेटेड तो आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। बाकी और डिटेल वे के अंदर आइलैंड वे बेसिस, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स पे डिस्प्यूट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली, तो उनको अपन एक एक करके कवर करेंगे ज्योग्राफी में मैपिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिवर तीस्ता। रिवर तीस्ता से रिलेटेड अपने को करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं। मोगुथांग या शो लामू, मोगुथांग या शो लामू ये तीस्ता का सोर्स है, मतलब तीस्ता यहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि ये तीस्ता जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, तो इनमें से अपने को राइट स्टेटमेंट बताना है। बताइए। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड स्टेटमेंट में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बट ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ना कि लेफ्ट बैंक। बेसिकली होता क्या, ब्रह्मपुत्रा इस तरीके से कैलाश मानसरोवर से घूमती हुई अरुणाचल प्रदेश से होते हुई फिर असम, फिर उसके बाद में एंटर हो जाती है बांग्लादेश में, और तीस्ता इधर से सिक्किम से निकलती है और वहाँ से आके ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को। तो इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्रा की डायरेक्शन ये है, तो ये कौन सी होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है, ओनली 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आज इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बने पिछले 2 दिन के करंट अफेयर बेस्ड उनको डिस्कस किया। ये सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।